हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने क्लास 9 में एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा। एलिमेंट्स मतलब आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब एलिमेंट्स इनको बोलते हैं। तो इन सभी एलिमेंट्स को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये एलिमेंट्स क्या तो मेटल होंगे या फिर नॉन मेटल्स होंगे। तो कैसे डिवाइड करेंगे हम इन दोनों में, तो हम लोग उनका प्रॉपर्टीज़ को देखकर उनको बोल पाएंगे कि वो मेटल है या फिर नॉन मेटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ को देखना। सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, वो भी मेटल्स का। मेटल्स का प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले आप ये कुछ कॉमन मेटल्स का नाम है, इसको एक बार देख लीजिए। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, ये सब कुछ कॉमन मेटल्स का नाम है। याद नहीं करना है, सिर्फ ध्यान में रखिए बस। तो पहला फीचर मेटल्स का है कि मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। मेटल अगर प्योर स्टेट में है, प्योर मेटल है, तो वो हमेशा शाइन करेगा। तो मेटल का शाइन करने का प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेटेलिक लस्टर। ये वर्ड याद कर लीजिए, लस्टर। ठीक है, चलिए ये पहला प्रॉपर्टी हुआ कि मेटल शाइन करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है मेटल्स आर जनरली हार्ड। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। मेटल अगर आप टच करेंगे तो आपको लगेगा कि वो हार्ड है, और मेटल टू मेटल वेरी करता है कि कौन कितना हार्ड है। ठीक है, कुछ थोड़ा कम हार्ड होंगे, कुछ ज़्यादा हार्ड होंगे। ये हुआ दूसरा। तीसरा प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। अगर आप किसी मेटल को लेंगे और उस पर हैमर से, हथौड़ा से पीटना शुरू कर देंगे तो वो मेटल पचक पचक के एक चादर जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो इस मेटल का पचकने का प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। तो ये वर्ड याद कर लीजिए, मेलिएबिलिटी। ठीक है, नया वर्ड है आपके लिए। और गोल्ड और सिल्वर दो ऐसे मेटल है जो मोस्ट मेलिएबल है। ठीक है, इनको आप जितना चाहे उतना पिचका सकते हैं, और यही इनका इसी प्रॉपर्टी के रीजन से ये दोनों ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। समझे कि नहीं यहाँ तक। चलिए, तो 3 प्रॉपर्टी अभी तक हमने देखा। मूव करते हैं चौथे प्रॉपर्टी पे। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। अगर आप किसी मेटल को खींचेंगे ना, तो खींचते खींचते वो क्या बन जाएगा, एक पतला सा तार के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेटल का इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। किसी भी मेटल को खींचने से वो लमड़ के तार जैसा हो जाएगा, तो इसको डक्टिलिटी बोलते हैं। और गोल्ड मोस्ट डक्टाइल मेटल है, मतलब गोल्ड को आप खींचेंगे तो वो लंबा होते चला जाएगा। बोला जाता है कि अगर 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लेंथ तक का लंबा वायर बना सकते हैं। ठीक है, इतना डक्टाइल है गोल्ड। चलिए, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तो मेटल्स में यही दो प्रॉपर्टी है, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, जिस रीजन से हम लोग इसे डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर पाते हैं। मूव करते हैं अगले प्रॉपर्टी में। अगला प्रॉपर्टी काफ़ी सिंपल है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। इसको समझना काफ़ी आसान है। आप इस एक्टिविटी में देखिए, यहाँ पे एक मेटल माउंट किया गया है और यहाँ से हीट करना स्टार्ट कर दिया गया है, और यहाँ पे एक वैक्स मोमबत्ती लगाया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि ये मोमबत्ती पिघल गया। इसका मतलब ये जो हीट है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। तो बोलते हैं हम लोग कि मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, और उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मतलब ये ऐसे ही नहीं पिघलेंगे, इनको बहुत हीट करना पड़ेगा तब जाके वो मेल्ट होंगे, इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। ठीक है, ये हो गया अगला प्रॉपर्टी। द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। ये दो ऐसे मेटल है जो सबसे अच्छा हीट कंडक्ट करते हैं। और लेड और मरकरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये दोनों उतना अच्छे से हीट कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक सा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रॉपर्टी में मूव करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे कि नहीं। तो मेटल्स क्या होते हैं, जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इस बात को आप याद कर लीजिए। यहाँ पे एक एक्टिविटी में दिखाया गया है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे सेटअप किया गया है। ये है बैटरी, ये है बल्ब, ये है स्विच, और यहाँ पे क्लिप है, और इस क्लिप के बीच में आप किसी भी मेटल को रखेंगे तो ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। बल्ब ग्लो कर जाएगा मतलब इस मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास किया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। समझे कि नहीं ये प्रॉपर्टी। चलिए, और लास्ट प्रॉपर्टी है कि मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सर्फेस आर सेड टू बी सोनोरस। जनरली मेटल्स को अगर हम स्ट्राइक करते हैं, कोई चीज़ से मारते हैं तो टंग सा आवाज़ आता है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरस प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया टोटल 7 प्रॉपर्टीज़ मेटल्स का। एक बार रिकैप करें क्या। चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं 7 प्रॉपर्टीज़ को। प्रॉपर्टी नंबर 1 था कि मेटल्स शाइन करते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेटेलिक लस्टर। प्रॉपर्टी नंबर 2, मेटल्स आर जनरली हार्ड, और हार्डनेस वेरी करता है मेटल टू मेटल। प्रॉपर्टी नंबर 3, सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर मोस्ट मेलिएबल मेटल्स है।
उसके बाद हमने देखा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब अगर आप किसी मेटल को खींचेंगे तो वो तार बन जाएगा, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी, और गोल्ड मोस्ट डक्टाइल मेटल है। तो ये था चौथा प्रॉपर्टी। पांचवा प्रॉपर्टी था मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये पांचवा। और छठा प्रॉपर्टी था मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और सेवन्थ प्रॉपर्टी कि मेटल्स सोनरस होते हैं। सोनरस मतलब टंग, घंटी जैसा आवाज़ साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमने देख लिया मेटल्स का प्रॉपर्टी, सातों अच्छे से याद कर लीजिए। तो ऐसा एलिमेंट जिनमें ये सब प्रॉपर्टी प्रेजेंट होना, तो उस एलिमेंट को हम लोग मेटल बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नॉन मेटल्स पे। तो देर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कम्पेयर टू मेटल्स। मेटल्स की तुलना में अर्थ पे नॉन मेटल्स थोड़े कम है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एट्सेट्रा। ये सब कुछ नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स हो गए। और नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ अ लिक्विड। तो नॉन मेटल्स जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं या फिर गैस होते हैं, एक को छोड़ के, ब्रोमीन को छोड़ के जो लिक्विड है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनता है। आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि एक ऐसा नॉन मेटल बताओ जो लिक्विड होता है, तो ब्रोमीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है, ठीक है। बाकी सभी गैस होते हैं, नहीं तो सॉलिड होते हैं। आगे हमें इस एक्टिविटी में बोला गया है कि आप खुद ही कलेक्ट कीजिए इन सब नॉन मेटल्स को और उनके प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व कीजिए। तो अगर हम ऑब्जर्व करेंगे ना, तो देखिए जनरली हमें क्या क्या मिलेगा। बात करें टाइप ऑफ सरफेस पे, तो इनका सरफेस जो होता है वो शाइन नहीं करता है, मतलब बोल सकते हैं कि दे आर नॉन लस्टरस, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी हार्डनेस का ऊपर बात करें, तो आपको पता है कि नॉन मेटल्स क्या तो सॉलिड होंगे, नहीं तो गैस होंगे। तो जो सॉलिड है वो तो हार्ड होंगे, बट नॉट एज हार्ड एज मेटल्स, ठीक है। और जो गैस होंगे उनका तो हार्डनेस का सवाल ही नहीं उठता है, तो हार्डनेस में लिखेंगे नॉट एज हार्ड एज मेटल्स, ठीक है। बात करें मेलेबिलिटी के ऊपर, तो मेलेबिलिटी का मतलब अभी हमने समझा था कि किसी चीज़ को पीट पीट के चादर की तरह बना देना, ठीक है। तो हम लोग मेटल्स को देखे थे कि मेटल्स मेलिएबल होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स ऐसा नहीं होता है। अगर आप नॉन मेटल्स को किसी चीज़ से पीटेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो वो पीसेस में ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटल होना। तो आप इस वर्ड को याद कर लीजिए कि नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल, ठीक है। चलिए बात करते हैं डक्टिलिटी के ऊपर। तो मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, मतलब उनको खींच खींच के आप तार की तरह बना सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स में वो लोग नॉन डक्टाइल होते हैं, वहाँ पे खींचने का तो कोई स्कोप ही नहीं है, वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं कंडक्टिविटी का। तो नॉन मेटल्स आर जनरली बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये दो बात आप याद कर लीजिए। और अगला प्रॉपर्टी है सोनोरिटी के ऊपर। तो सोनोरिटी मतलब अगर आप इसको स्ट्राइक करेंगे तो बेल जैसा साउंड नहीं मिलेगा, तो वो लोग नॉन सोनोरस होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो आप आराम से लिख पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी मेटल्स आर मेलिएबल, और इसमें लिखेंगे नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। और तीसरा प्रॉपर्टी में लिखेंगे मेटल्स आर डक्टाइल और नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। चौथा हो जाएगा दे हैव लस्टर, और उसका चौथा होगा दे आर नॉन लस्टरस। पांचवा हो जाएगा कि मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर और नॉन मेटल्स सॉलिड या फिर गैस हो सकते हैं एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर पे, समझे। तो ये 5 पॉइंट का डिफरेंस आप तैयार कर लीजिएगा बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे भी कुछ क्या है, एक्सेप्शंस है, मतलब जहाँ पे ये सब नियम फॉलो नहीं होते हैं, तो वो एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं क्या क्या एक्सेप्शंस है। पहला, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सभी मेटल्स हमें पता है सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी को छोड़ के। मरकरी एक ऐसा मेटल है, इकलौता मेटल है जो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर पे। अगर आप मरकरी को देखेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में होगा, तो इस बात को याद कर लीजिए। अगला बात यह है कि मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो हाई होता है जनरली। सब मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम ये दोनों ऐसे मेटल है जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे इसी एक्सेप्शन के ऊपर, ठीक है। आपसे पूछेंगे कि ऐसे 2 मेटल का नाम बताओ जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो आपको लिखना होगा गैलियम एंड सीजियम, ठीक है। चलिए अगला एक्सेप्शन का बात करें, आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज़ लस्टरस। अब ये देखिए, नॉन मेटल जनरली क्या होता है, नॉन लस्टरस होते हैं, लेकिन आयोडीन एक इकलौता नॉन मेटल ऐसा है जो साइन करता है, ठीक है। लस्टरस मतलब साइन करना, इसको भी याद कर लीजिए। तीसरा है, कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, और इस अलग अलग फॉर्म को हम लोग एलोट्रोप बोलते हैं। डायमंड फॉर एग्जांपल एक एलोट्रोप है कार्बन का, और ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है जो अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होता है, तो ये भी एक एक्सेप्शन हो गया। सिमिलरली ग्रेफाइट एक और एलोट्रोप है कार्बन, मतलब एक और रूप है कार्बन का, और ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो ये नॉन मेटल होने का बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है।
डायमंड भी नॉन मेटल होने का बावजूद इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, बॉइलिंग पॉइंट हाई है, ठीक है। तो ये सब एक्सेप्शन है जहाँ पे रूल्स काम नहीं करते हैं। चौथा एक्सेप्शन है अल्कली मेटल्स, फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये सब ऐसे मेटल है जो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट कि इनको आप नाइफ से काट सकते हैं, ठीक है। और इनका डेंसिटी लो होता है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर, आपसे पूछ लेंगे कि ऐसा मेटल का नाम बताओ जिसको नाइफ से कट कर सकते हैं, तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब कुछ ऐसे मेटल्स है, ठीक है। तो जो येलो से हाईलाइट किया हुआ है इसको आप अंडरलाइन भी कर लीजिए और याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे यहाँ पे दो छोटा सा लाइन में कुछ लिखा हुआ है कि नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड्स। ये हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि नॉन मेटल्स जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर होते हैं और मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर में होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ी देर में और डिटेल में देखेंगे, इसको आप याद कर लीजिए फिलहाल। चलिए कुछ क्वेश्चंस को निपटाते हैं। पहला क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच नंबर 1 इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसा मेटल बताइए जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। तो इकलौता ही वो मेटल कौन सा था, मरकरी, ठीक है। दूसरा, कैन बी इजीली कट विथ अ नाइफ। छुरी से किसको काट सकते हैं, बोलिए, बहुत ईजी है। सोडियम लिख सकते हैं या फिर पोटेशियम या फिर लिथियम, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ था, ये रहा। अगला क्वेश्चन है, इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो कौन सा ऐसा मेटल है जो हीट बहुत अच्छा कंडक्ट करता है। तो हमने दो मेटल के बारे में पढ़ा था, सिल्वर और कॉपर, तो कोई एक लिख सकते हैं आप। चौथा क्वेश्चन है, इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो हीट कौन अच्छा कंडक्ट नहीं करता है, तो लेड या फिर मरकरी में से कोई एक आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो मेलिएबल और डक्टाइल का मीनिंग हमने समझ लिया है। मतलब मेलिएबल का क्या लिखेंगे, सब्सटेंसेज या फिर मेटल्स दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, मतलब पीट पीट के चादर बना सकते हैं, उसको बोलते हैं मेलिएबल, ठीक है। और डक्टाइल क्या होता है, सब्सटेंसेज या फिर मेटल्स दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, खींच के तार बना सकते हैं, उसको बोलते हैं डक्टाइल। उस सब्सटेंस को बोलेंगे डक्टाइल, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन निपटा लिया। चलिए ये हुआ पूरा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर चर्चा। अगला प्रॉपर्टी है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा इसको आगे। चलिए सबसे पहला प्रॉपर्टी है, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्नड इन एयर। जब भी बर्निंग का बात आए तो मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कैसे होगा, मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, वो यहाँ पे टॉपिक है, ठीक है। चलिए तो देखिए, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। तो सभी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं मेटल ऑक्साइड, ठीक है। इस बात को याद कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल कॉपर इज हीटेड इन एयर। हीट का काम सिर्फ यहाँ पे इतना है कि वो प्रोसेस को फास्ट कर देगा, ठीक है। तो कॉपर एयर के साथ रिएक्ट करके बनाता है कॉपर 2 ऑक्साइड। ये कॉपर 2 ऑक्साइड हम लोग ऐसे इसलिए लिखते हैं, ये 2 यहाँ पे वैलेंसी डिनोट करता है कॉपर का, ठीक है। तो ये देखिए, ये रहा, हमने कॉपर सबसे पहले लिखा, फिर ऑक्सीजन और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड। इक्वेशन लिखेंगे कैसे, तो हम लोग देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कॉपर Cu प्लस ऑक्सीजन के लिए O2 लिखेंगे और हमें मिलेगा कॉपर ऑक्साइड। अब बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CuO ही क्यों होता है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम आगे रिएक्शन को समझेंगे। तो किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं उसको समझने के लिए आपको यहाँ पे एक चार्ट है, उसको याद करना होगा। उस एलिमेंट का नाम क्या है, उसका सिंबल क्या है और उसका वैलेंसी कितना होता है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए। फॉर एग्जांपल सोडियम को हम लोग Na से डिनोट करते हैं और उसका वैलेंसी 1 होता है। पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं, उसका वैलेंसी 1 होता है, ठीक है। वैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन 2 यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आयरन का वैलेंसी 2 भी होता है और 3 भी होता है, ठीक है। तो फिलहाल 2 वाला हम लोग याद कर लेते हैं, 3 वाला बाद में देखेंगे। कॉपर 2 इसका वैलेंसी 2, ठीक है। ऑक्साइड ऑक्सीजन उसका 2 वैलेंसी है, सल्फाइड का सिंबल और वैलेंसी, एल्यूमिनियम Al और इसका वैलेंसी याद कर लीजिए 3 होता है, ठीक है। 3 वैलेंसी सिर्फ एल्यूमिनियम का ही है, तो ये याद करना इजी है। अमोनियम को NH4 से डिनोट करते हैं, इसका वैलेंसी 1 होता है। हाइड्रो ऑक्साइड को OH से डिनोट करते हैं, वैलेंसी इसका भी 1। नाइट्रेट का NO3 इसका भी वैलेंसी 1। हाइड्रोजन कार्बोनेट SCO3 इसको बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, वैलेंसी 1। कार्बोनेट को सिर्फ CO3 वैलेंसी 2 और सल्फेट को SO4 वैलेंसी 2। इस पूरे चार्ट को आपको याद करना है अच्छे से, ठीक है। इसको आराम से वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। टोटल 20 एलिमेंट है यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए आपके पास है हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। ये हाइड्रोजन क्लोराइड है आपके पास। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, हाइड्रोजन का सिंबल लिख लीजिए और क्लोराइड का भी सिंबल लिख लीजिए, ठीक है। फिर हाइड्रोजन का वैलेंसी आप लिखिए नीचे में और क्लोराइड का वैलेंसी नीचे में लिखिए।
फिर आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस 1 को यहाँ भेजिएगा और इस 1 को यहाँ भेजिएगा, तो आपको मिलेगा क्या, ये 1 यहाँ जाके क्या बन जाएगा, H1 सब स्क्रिप्ट में 1 और Cl1। तो जनरली हम लोग 1 नहीं लिखते हैं यहाँ पे, और इसको हम लोग क्या सिंपल में क्या लिखेंगे, HCl लिखेंगे। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया HCl। एक और एग्जांपल लेते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। देखिए दूसरा एग्जांपल है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो उस चार्ट के अकॉर्डिंग हमने हाइड्रोजन का सिंबल H लिखा, सल्फाइड का सिंबल S लिखा, हाइड्रोजन के नीचे उसका वैलेंसी 1 और सल्फाइड के नीचे उसका वैलेंसी 2। फिर हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 2 यहाँ पे आया, तो देखिए H2 हो गया और S1, तो 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, सिर्फ S लिखते हैं, तो H2S हो गया फॉर्मूला हाइड्रोजन सल्फाइड का। समझ में आ रहा है, ये आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, फिर भी एक बार रिकैप कर देते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ये रहा मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जांपल है। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, क्लोराइड का सिंबल Cl, इसका वैलेंसी 2, क्लोराइड का वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो MgCl2, यहाँ पे 1 होता नहीं लिखा हमने, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4, ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी हमने 3 लिख दिया, ऑक्सीजन का वैलेंसी यहाँ पे 2 लिख दिया हमने, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Al2 और O3। समझ में आ रहा है, ये 3 यहाँ पे गया, 2 यहाँ पे आया। चलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल नंबर 5, ये देखिए यहाँ पे है कैल्शियम ऑक्साइड, तो Ca और O हमने सिंबल लिखा, वैलेंसी इसका भी 2, वैलेंसी इसका भी 2, तो ये 2 यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे, तो Ca2O2। अब यहाँ पे आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, ये 2 कैंसिल आउट हो गया सेम, तो बच गया क्या, CaO। हमेशा हम लोग सिंप्लीफाइड वर्जन लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड का, समझे कि नहीं समझे। चलिए क्या और एग्जांपल लेते हैं, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल। कैल्शियम का सिंबल Ca, हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH, कैल्शियम का वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कैल्शियम में तो 1 है, तो चलिए हमने नहीं लिखा, Ca यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ, और ये 2 जो गया है ना वहाँ पे, दोनों के लिए गया है, O के लिए भी H के लिए भी, तो हमने ब्रैकेट में डाल के ऐसे नीचे में 2 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस, समझे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 7, सोडियम कार्बोनेट का कोई आपको बोले फॉर्मूला लिखने के लिए, तो आप उस चार्ट को देखेंगे और सोडियम का सिंबल लिखेंगे, कार्बोनेट का सिंबल लिखेंगे, सोडियम का वैलेंसी लिखेंगे, कार्बोनेट का वैलेंसी लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 यहाँ पे आएगा Na2, ठीक है, और ये 1 वहाँ पे जाएगा CO3। तो ब्रैकेट में लेके 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 1 हिडन होता है, ठीक है। ऐसे हमने सिंपल में लिख दिया इसको। ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, एल्यूमिनियम सल्फेट, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। अमोनियम का सिंबल NH4, सल्फेट का SO4, वैलेंसी इसका 1, इसका वैलेंसी 2। ये NH4 में देखिए 2 हमने ऐसे ब्रैकेट में देके लगाया, और SO4 में 1 लगाने का जरूरत नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो NH4 होल ट्वाइस और SO4। समझ में आया। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहेगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखिएगा, सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला लिखिएगा और एल्यूमिनियम सल्फेट का, ठीक है। आप उस चार्ट को देखिएगा, सिंबल और वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग वापस आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो देखिए ये जो हमारा इक्वेशन था, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉपर लिखेंगे Cu प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखने में टेंशन होगा, तो सिंबल पर लिख लिया हमने, कॉपर का सिंबल Cu, ऑक्साइड का सिंबल O। वैलेंसी कॉपर का हमें पता है 2 होगा, तो ये 2 यहाँ पे, ऑक्सीजन का वैलेंसी भी 2, तो ये 2 यहाँ पे, तो 2 लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग ने सिंपल में सिर्फ CuO लिख दिया। अब बात करना है इसका बैलेंसिंग का, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, चैप्टर 1 में हमने सीखा है। अब कॉपर भी 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है, ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। चलिए तो ये सब आपको प्रैक्टिस करना है रोज़ रोज़, एक बार में याद नहीं होगा, प्रैक्टिस करते करते ये ईजी लगेगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो चलिए हम लोग खुद से लिखने का कोशिश करते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे देता है। देखिए सबसे पहले एल्यूमिनियम का सिंबल हमने लिखा, प्लस ऑक्सीजन गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड देगा, हमें पता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, तो यहाँ हमने 3 दिया, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, तो यहाँ हमने 2 लिया, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब बात करना है बैलेंसिंग का, तो बैलेंसिंग करने के लिए आप सबसे पहले उस कंपाउंड को चुनिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा एटम्स हो। यहाँ पे 3, 2, 5 हमें दिख रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन हमें यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो आप कीजिएगा कि इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन अब कितना हो गया, 3 2 यहाँ पे 3 2 6, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 2 6। एल्यूमिनियम हो गया 2 2 4, तो यहाँ पे डाल दीजिए 4, हो गया ये बैलेंस। चलिए तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है 4Al + 3O2 गिव्स 2Al2O3।
एल्यूमिनियम ऑक्साइड, समझे। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, हमने ये चैप्टर 2 में देखा था। और वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। बट सम मेटल, मतलब हमने देखा था चैप्टर 2 में कि कॉपर ऑक्साइड कैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ये हमने लिया कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो ये हमने देखा था उसमें चैप्टर नंबर 2 में कि ये एक यहाँ पर बनाएगा कॉपर क्लोराइड। अब मान लीजिए इसका फॉर्मूला किसी को नहीं आ रहा है तो CuC, कॉपर का वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1, तो यहाँ पे 1 हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। प्लस और H और O बना, तो H और O से क्या बनता है H2O, वाटर। तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर। आपको कुछ याद आ रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको याद आ रहा होगा यहाँ पे। तो हमें पता है कि एसिड के साथ बेस मिलके ही सॉल्ट प्लस वाटर देता है। इसका मतलब ये चीज़ जो भी है ना यहाँ पे वो एक बेस की तरह काम कर रहा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मेटल ऑक्साइड जो है ना, ये तो मेटल ऑक्साइड है ना, कॉपर मेटल और ये ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। वही हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। समझ में आया ये। लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों दिखाते हैं। मतलब ये ऐसे मेटल ऑक्साइड है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर देते हैं। तो ऐसा मेटल ऑक्साइड जो दोनों ही एसिड और बेस की तरह दोनों ही तरह बिहेव करे, ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। अगर आप इस इक्वेशन को देखें यहाँ पे तो देखिए ये है मेटल ऑक्साइड, एसिड के साथ रिएक्शन किया तो बहुत अच्छा सॉल्ट और वाटर बनाया, बहुत अच्छा, ठीक है। अब देखिए और यहाँ पे हमें पता चल गया ये बेस की तरह काम कर रहा है। अगर इसी हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ना, इसी मेटल ऑक्साइड को बेस के साथ भी रिएक्शन करवा दे, ये बेस से कैसे पता चल रहा है, हाइड्रोक्साइड देखकर, ठीक है। अगर इसी मेटल ऑक्साइड को बेस की तरह बेस के साथ रिएक्शन करवाए तो भी हमें सॉल्ट एंड वाटर मिल गया। तो ये जो मेटल ऑक्साइड है ना, ये एज अ बेस और एज अ एसिड दोनों ही तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है। इसका मतलब बेस के साथ किसने रिएक्ट किया होगा, एसिड ने रिएक्ट किया होगा, समझ रहे। तो ये मेटल ऑक्साइड एज अ बेस और एज अ एसिड दोनों ही तरीके से रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट ये, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि डिफाइन एम्फोटेरिक ऑक्साइड और गिव एग्जाम्पल। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड के साथ और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। और एग्जाम्पल हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। और सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको ये दो इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको करते हैं, हम लोग देखते हैं इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हमने ले लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है यहाँ तक, प्लस एसिड ले लेते हैं HCl। तो ये हमें क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर देगा। तो चलिए प्लस वाटर लिख लेते हैं यहाँ पे H2O। अब हमें लिखना है सॉल्ट, तो एल्यूमिनियम और क्लोराइड्स का एक सॉल्ट बनाना है। तो Al और Cl, कहीं अब नंबर जाएगा। एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3। क्लोरीन का वैलेंसी 1, तो यहाँ पे हमने 1 स्किप कर दिया, नहीं लिखेंगे यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रॉ इक्वेशन। अब इसको करना है बैलेंसिंग। तो देखिए सबसे पहले ढूंढिए कि कहाँ सबसे ज़्यादा एटम्स है। इसमें सबसे ज़्यादा दिख रहा है हमें एल्यूमिनियम, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए बैलेंस करने के लिए। हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, थोड़ा इसमें दिक्कत होता है लिखने में। 2 ये है यहाँ पे 2Al, ठीक है। ऑक्सीजन है यहाँ पे हमारा 3, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने 3 लगा दिया। अब क्या टेंशन हुआ यहाँ पे, देखिए क्लोरीन कितना हो गया यहाँ पे 3 2 जा 6, और हाइड्रोजन भी हमें 3 2 जा 6 दिख रहा है। तो यहाँ पे दोनों के आगे 6 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 6H मिल रहा है, 6Cl यहाँ पे मिल रहा है, समझे। ये हो गया बैलेंस। तो ये हमने एसिड के साथ देख लिया। अब एक तो बेस वाला इक्वेशन लिखते हैं। तो बेस के लिए इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले मेटल ऑक्साइड Al2O3 हमने ले लिया, प्लस बेस एक ले लेते हैं कॉमन सा बेस NaOH, और ये देगा क्या, सॉल्ट एंड वाटर। तो वाटर के लिए प्लस H2O, और सॉल्ट एक बहुत ही गंदा सा सॉल्ट यहाँ पे बनता है सोडियम एल्यूमिनेट, जिसको बोलते हैं NaAlO2, ठीक है। ये हुआ सोडियम एल्यूमिनेट। अब इसको करना है बैलेंसिंग। अब कुछ फॉर्मूले ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जिसको आपको याद कर लेना है, ये वाला, ठीक है। ये 3 एटम से मिलकर बना है, तो इसको आप उतना नहीं दिमाग लगा के इसको याद कर लीजिए। देखिए अब बैलेंसिंग करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एल्यूमिनियम हमें 2 दिख रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है। तो एल्यूमिनियम बैलेंस। फिर सोडियम यहाँ पे हो गया 2, तो इसको सोडियम को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। हैंडराइटिंग थोड़ा गंदा हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा टॉलरेट कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे लिखना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है।
तो सोडियम भी बैलेंस हो गया। बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और 2 5 हुआ है। ऑक्सीजन यहाँ पे हुआ 2 दूनी 4 और 1 5, ऑक्सीजन बैलेंस है। और कौन सा बचा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, तो ये पूरा बैलेंस इक्वेशन हुआ। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको थोड़ा ढंग से। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए Al2O3 + 2 NaOH गिव्स 2 NaAlO2 + H2O, ये हुआ। चलिए, तो ये हमने समझ लिया एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अगला प्रॉपर्टी है सोल्युबिलिटी इन वाटर। तो मोस्ट मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ना, वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, मतलब पानी में घुलते नहीं है। लेकिन उनमें से कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो घुल जाते हैं और अल्कली बना लेते हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड जो पानी में घुल जाते हैं वो है सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये पानी में घुल के अल्कली बनाते हैं। अल्कली मतलब ऐसा बेस जो पानी में सोल्यूबल हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। तो इसको इक्वेशन भी हम लोग लिख के प्रैक्टिस कर लेते हैं। सोडियम ऑक्साइड हमें लिखना है तो Na और O। अब पता नहीं नंबर कहाँ लगेगा, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, यहाँ पे डालिए। सोडियम का वैलेंसी 1, तो 1 नहीं लिखेंगे हम लोग। ठीक है, प्लस पानी में घुला दीजिए H2O और बनेगा अल्कली, मतलब एक बेस बनेगा। तो Na और OH से एक ही बेस बनता है NaOH। समझे कि नहीं यहाँ तक? अब बैलेंसिंग करना है, तो Na के लिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, हो जाना चाहिए बैलेंस। तो हाँ, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है। ऑक्सीजन 1 और 1 2, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 है। ठीक है, तो ये हो गया पहला। सिमिलर वे में दूसरा इक्वेशन लिखा गया है, आप इसको कर लीजिएगा, सेम है। चलिए, तो ये हुआ। तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग मेटल्स जो है ना, वो अलग अलग रिएक्टिविटी शो कर रहे हैं ऑक्सीजन की तरफ। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी विगरसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, और कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा हल्के वे में रिएक्ट करते हैं। अब देखिए, सोडियम और पोटेशियम ये 2 ऐसे मेटल है जो इतना विगरसली, मतलब इतना जोर से रिएक्ट करते हैं ना ऑक्सीजन के साथ, कि रिएक्शन होने का साथ ही क्या होता है, दोनों आग पकड़ लेते हैं, कैच फायर। इसीलिए इनको क्या किया जाता है, केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है। काफ़ी अच्छा बात है ना ये। देखिए, मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर इफ दे केप्ट इन ओपन। ठीक है, अगर आप इसको खुले में रखेंगे तो आग पकड़ लेगा। इसलिए इनको हेंस टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स दे आर केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। इनको केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है। और एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सर्फेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एट्सेट्रा are covered with a thin layer of oxide. The protective oxide layer prevents the metal from further oxidation. तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये सब ऐसे मेटल्स है जिसको आप अगर रूम टेम्परेचर में छोड़ देंगे, मतलब घर में आप ऐसे ही करके छोड़ देंगे, तो क्या होगा कि इनके सरफेस पे ना, हवा में तो ऑक्सीजन है ही, सरफेस पे रिएक्शन हो जाएगा उस मेटल और ऑक्सीजन के बीच में, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक मेटल ऑक्साइड का लेयर बन जाएगा। और ये मेटल ऑक्साइड ऊपर में बना है, लेकिन अंदर में तो अभी भी प्योर है ना। इसको आप किसी चीज़ से हटा देंगे, चम्मच से आप इसको हटा देंगे, तो अंदर में आपको प्योर मेटल मिलेगा। तो इस मेटल ऑक्साइड का ऊपर का लेयर का काम क्या हो गया, ये प्रिवेंट करता है फर्दर ऑक्सीडेशन से, फर्दर रिएक्शन से प्रिवेंट करता है। ठीक है, बस इसको आप समझना है, यहाँ पे आपको कुछ याद नहीं करना है। और वैसे ही आयरन एक ऐसा मेटल है जो बर्न नहीं करता है। बर्न नहीं करता है मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन आयरन फिलिंग्स, मतलब आयरन का अगर पाउडर जो होता है, वो पाउडर काफ़ी विगरसली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। अगर आप इसको उस पाउडर को किसी फ्लेम पे छिड़क देंगे ना, तो वो जल जाएगा आराम से। वैसे कॉपर एक ऐसा मेटल है जो बर्न तो नहीं करता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तो नहीं करता है, लेकिन अगर आप इसको आग में रखेंगे ना, तो इसका जो सरफेस है वो ब्लैक कलर्ड लेयर से कवर हो जाएगा। मतलब उसका सरफेस पे क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। और हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। फिर सिल्वर और गोल्ड ऐसे 2 मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, इवन एट हाई टेम्परेचर। और यही रीज़न है कि सिल्वर और गोल्ड से हम लोग क्या बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं। नहीं तो मान लीजिए आप सोना चांदी पहन लिया और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मान लीजिए काला पड़ गया, तो वैसा ज्वेलरी कोई पहनेगा क्या, नहीं पहनेगा ना। तो इसीलिए सिल्वर और गोल्ड ऐसे 2 मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते किसी भी टेम्परेचर पे, और काफ़ी दिन तक ये शाइन करते रहते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ जनरल बात है जिसका नॉलेज होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ एक ही टॉपिक पे बनता है, ये कि आपसे पूछेंगे कि क्यों पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं। तो आपको लिखना होगा कि ये काफ़ी विगरसली रिएक्ट करते हैं। ये विगरसली यहाँ पे कीवर्ड है। ठीक है, विगरसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, और ये कैच फायर। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं वैसे ये आग पकड़ लेते हैं। तो एक्सीडेंटल फायर को प्रिवेंट करने के लिए इन्हें केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है। ठीक है, मतलब ये जितना ब्लू अंडरलाइन है उतना आपको याद कर डालना है। तो यहाँ पे डू यू नो में एनोडाइजिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है। देखते हैं क्या है ये। एनोडाइजिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एनोडाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर फॉर्म करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों फॉर्म करने का जरूरत क्या है। तो एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थीन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेसिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन। मतलब ये मान लीजिए एल्यूमिनियम है,
ठीक है। मान लीजिए ये एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का सरफेस जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो लेयर है ना वो मेक्स इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोशन। मतलब इसके बाद का जो एल्यूमिनियम का लेयर है, इसके नीचे का लेयर, वो ख़राब नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो एनोडाइजिंग हम लोग जानबूझ के रिएक्शन करवा देते हैं यहाँ पे, ताकि एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर फॉर्म हो जाए और फर्दर कोरोशन से प्रिवेंट हो जाए अंदर का मटेरियल। बस इतना ही बात आपको याद रखना है। ऐसे ये पीले बॉक्स से क्वेश्चन तो आता नहीं है, बस फॉर द नॉलेज पर्पज़ ये इंपॉर्टेंट था। बस आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उससे हमें समझ में आ रहा है कि सोडियम और पोटेशियम ये दोनों ऐसे मेटल है ना जो काफ़ी रिएक्टिव है। समझ रहे हैं? तो देखिए, तो अभी तक हमने ऑब्जर्व किया है कि सोडियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैम्पल्स ऑफ मेटल्स टेकन हेयर। सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव साबित हो रहा है, और पोटेशियम भी। द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज़ लेस विगरस, इम्प्लाइंग दैट इट इज़ नॉट एज रिएक्टिव एज सोडियम। और मैग्नीशियम जो है वो उतना विगरसली रिएक्ट नहीं करता है जितना कि सोडियम रिएक्ट करता है। तो इससे ये साबित तो हो रहा है कि मैग्नीशियम कम रिएक्टिव है देन द सोडियम एंड पोटेशियम। लेकिन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये चारों में से अगर आपसे पूछे कि इन चारों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर और लेड। सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्शन के आधार पर हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि जिंक, आयरन, कॉपर, लेड में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। हमें कुछ और रिएक्शंस देखना होगा। ठीक है? तो इसीलिए हमें एक और प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ेगा कि मेटल्स पानी के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तब देखते हैं, कुछ पिक्चर क्लियर होगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। ठीक है? तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मेरा एडवाइस होगा कि आप थोड़ा देर के लिए यहाँ पे ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? चलिए अब आगे देखते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। मेटल्स पानी के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये है हमारा अगला रिएक्शन। ठीक है? तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहला बात कि मेटल पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ये देखिए, मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड एक बनाते हैं और प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सोल्यूबल इन वाटर डिजॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। और ऐसे मेटल ऑक्साइड जो पानी में और भी घुल जाते हैं और उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एक मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। मतलब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेटल प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन तो होगा ही, और जो मेटल ऑक्साइड पानी में सोल्यूबल है वो उसमें घुल के मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल हमें क्या मिलेगा, मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है? चलिए तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। कुछ मेटल जैसे कि पोटेशियम और सोडियम, ये दोनों ऐसे मेटल है ना जो काफ़ी रिएक्टिव है। ये दोनों ऐसे इतना वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, वो भी ठंडे पानी के साथ भी, कि द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक। बहुत ज़्यादा हीट भी रिलीज़ होता है, इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इतना हीट रिलीज़ होता है कि जो हाइड्रोजन गैस निकलता है ना यहाँ पे, वह हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर, तुरंत उसमें आग पकड़ लेता है। ठीक है? तो ये आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पे। तो देखिए इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम लोग लेंगे पोटेशियम। मान लीजिए हमने पोटेशियम ले लिया प्लस पानी, मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो KOH, कहाँ पे 1 डालना है, कहाँ पे 2 डालना है आप समझ सकते हैं। पोटेशियम का वैलेंसी 1 तो OH का यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, OH का भी वैलेंसी 1 तो K का यहाँ पे 1 भी नहीं लिखेंगे। ठीक है? प्लस हाइड्रोजन गैस। अब बैलेंसिंग करना है इसे हमें। तो देखिए पोटेशियम यहाँ पे 1, यहाँ पे भी पोटेशियम 1, ठीक है। ऑक्सीजन 1, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1, ये भी ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और 1 3, लेकिन यहाँ पे है सिर्फ 2। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 और 2 4 हो गया। इसको 4 बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 लगाएंगे, 2 2 4। ठीक है? ऑक्सीजन हो रहा है 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 हो जा रहा है। पोटेशियम यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे। ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। और सेम वे में हम लोग सोडियम का भी लिख सकते हैं। सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी भी निकलेगा क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इसी हीट एनर्जी का वजह से ये हाइड्रोजन गैस बर्न हो जाता है। ठीक है? तो ये हमने देखा पोटेशियम और सोडियम का, काफ़ी खतरनाक मेटल्स।
उसके बाद अगला है कैल्शियम का, देखेंगे हम लोग। कैल्शियम का रिएक्शन पानी के साथ थोड़ा लेस वायलेंट है इन दोनों के कंपैरिजन में, और यहाँ पे जो हीट इवॉल्व होता है वो सफिशिएंट नहीं है हाइड्रोजन के लिए कि वो आग पकड़ ले, ठीक है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बर्न नहीं करता है। तो सिंपल सा रिएक्शन होगा यहाँ पे, कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, ठीक है, ईजी है यहाँ पर। चलिए, लेकिन कैल्शियम जो है ना वो फ्लोट पानी में तैरना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का जो बबल्स है ना वो उसके सरफेस पे चिपक जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए ये पानी है और इस पर आपने कैल्शियम थ्रो कर दिया, तो पानी के साथ अंदर जो रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करते करते हाइड्रोजन गैस जो फॉर्म होगा उसका बबल्स इसके सरफेस पे लग जाएगा, और ये बबल्स का वजह से ये कैल्शियम ऊपर आके फ्लोट करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला एग्जाम्पल है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा मैग्नीशियम, लेकिन इसको अगर आप गर्म पानी दीजिए तो उसके साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। ये इक्वेशन अगर लिखना चाहें हम लोग खुद से तो लिख सकते हैं। लेना है मैग्नीशियम तो Mg प्लस पानी ले लीजिए, हॉट वाटर, फॉर्मूला तो वही होगा, गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाए, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। हाइड्रोक्साइड का 1, तो यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे हम लोग, और प्लस हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है। अब हमें करना है बैलेंसिंग। तो देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 और 2 4, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 लगा देते हैं। ऑक्सीजन है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम 1, तो मैग्नीशियम 1 है। ये बैलेंस इक्वेशन हुआ, ठीक है। तो ये हमने देखा मैग्नीशियम का रिएक्शन। बात करें कुछ और मेटल्स का, जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक हो गए, ये ना ही ठंडे पानी के साथ और ना ही गर्म पानी के साथ किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन स्टीम मतलब वाटर वेपर के साथ आप रिएक्शन करवाएं तो ये मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन दे देते हैं। अब आप बोलेंगे यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं दिया है, तो यहाँ पे लिखा गया था कि वो मेटल ऑक्साइड जो पानी में घुल जाते हैं ना वही मेटल हाइड्रोक्साइड देते हैं, सब मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं देंगे पानी के साथ रिएक्शन करके, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक ये सब सिर्फ मेटल ऑक्साइड देते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं देंगे। तो एल्यूमिनियम प्लस वाटर गिव्स Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। एक बार लिख के इसको प्रैक्टिस करते हैं। देखिए एल्यूमिनियम प्लस वाटर H2O गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फॉर्मूला लिखना है AlO। अब ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंसिंग करना है तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे एटम है, यहाँ से शुरू कीजिए। एल्यूमिनियम 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए। ऑक्सीजन यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे आप 3 लगा दीजिए। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 2 6, तो यहाँ पे 6 बनाने के लिए यहाँ पे 3 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन देखिए काफ़ी स्पेशल है और इसी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आता है आयरन वाले के साथ। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विथ स्टीम, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, Fe प्लस H2O हमने लिया, Fe3O4। ये थोड़ा एक्सेप्शन है, ठीक है, इस फॉर्मूले को आप याद करके रख लीजिए। अगर आप इसको वैलेंसी वाले सिस्टम से करने जाएंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसका अलग कहानी है। फिलहाल आप उतना छोड़िए, इसको रट जाइए कि आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला Fe3O4 होता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को याद कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, आयरन का रिएक्शन पानी के साथ। बाकी बैलेंसिंग तो आप कर ही लेंगे। Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए Fe3O4 का, प्लस H2। बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ से शुरू करेंगे। आयरन 3 है तो यहाँ पे 3 लगाइए, ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे 4 लगाइए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो गया तो यहाँ पे भी 4 लगा दीजिए। ऐसे बैलेंसिंग होगा, याद कर लेना है आपको ये फॉर्मूला का स्ट्रक्चर, Fe3 और O4 होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। चलिए, और कुछ और भी मेटल्स है जैसे कि लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब पानी के साथ भी रिएक्शन ही नहीं करते हैं। ठंडा पानी हो, गर्म पानी हो, स्टीम हो, उतना रिएक्शन ये लोग करते नहीं है। और यही रीज़न है कि सिल्वर और गोल्ड से हम लोग क्या बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, ताकि पानी में भीगने के बाद ये ख़राब ना हो, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि मेटल्स कैसे कैसे पानी के साथ रिएक्शन करते हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा, जैसे हम अंडरलाइन किए हैं वैसे ही अंडरलाइन कीजिएगा, और इक्वेशन सब आपको प्रैक्टिस करना है। तो अभी भी यहाँ पे साबित हो रहा है कि पोटेशियम और सोडियम जो है ये मोस्ट रिएक्टिव है कंपेयर टू बाकी मेटल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। तो हमने पहले ही चैप्टर 2 में पढ़ लिया है कि मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और एक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये रहा, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ये हमने समझा था। राइट इक्वेशंस फॉर रिएक्शंस ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन का रिएक्शन लिखना है। चलिए लिखते हैं।
तो चलिए सबसे पहले हमने ले लिया मैग्नीशियम और बोला गया था एल्यूमिनियम के साथ और बोला गया था जिंक के साथ Zn और एक लास्ट था आयरन प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है। तो HCl, यहाँ पर भी HCl, यहाँ पर भी HCl, यहाँ पर भी HCl, ठीक है। अब हमें पता है सॉल्ट मिलेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा, तो प्लस हाइड्रोजन सब में लिख लेते हैं प्लस H2 प्लस H2 प्लस H2 प्लस H2, ठीक है। और सॉल्ट लिखना है तो Mg और Cl का कौन सा सॉल्ट बनेगा, MgCl। 1 2 लगाना है तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1, जो कि हम लोग नहीं लिखेंगे। यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl और एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, क्लोरीन का 1, ZnCl, जिंक का वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1, FeCl और आयरन का वैलेंसी 2, ठीक है। ये हो गया, थोड़ा गंदा राइटिंग में लिखा हुआ है लेकिन समझ में आ रहा है। चलिए इसको बैलेंसिंग करते हैं। यहाँ पे हमें क्लोरीन 2 दिख रहा है तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, हाइड्रोजन 2 बैलेंस है ये, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लोरीन 3 दिख रहा है हमें और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दिख रहा है, तो क्या करें यहाँ पे, चलो दोनों का एलसीएम लेते हैं। 3 और 2 का 6 आया तो 6 लगा दीजिए यहाँ पे और यहाँ पे 2 लगा दीजिए ताकि जो क्लोरीन है वो क्या हो जाए, 6 हो जाए, 3 2 6, ठीक है। और फिर हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 लगा देते हैं ताकि ये 6 हो जाए, तो बैलेंस हो गया एल्यूमिनियम 2, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका इक्वेशन। आगे बढ़े हम लोग। देखिए जिंक का बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ये सिंपली बैलेंस हो गया। और ये आयरन वाला भी इजी है, 2 है तो यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं, ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया चारों इक्वेशंस। चलिए समझ में आ रहा है आपको इक्वेशंस कैसे लिखते हैं और कैसे बैलेंस करते हैं। ऐसे आप धीरे धीरे आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, HNO3, ठीक है। तो जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तब हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, काफ़ी तेज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। और जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है ना, वो उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है। मतलब ऑक्सीडाइज करना मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देना। जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन, इन सब रिएक्शंस में, उसमें ऑक्सीजन ऐड करके वो H2O बना देता है, ठीक है। एंड इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस टू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, चाहे वो N2O हो या फिर NO हो या फिर NO2 हो। बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज ये ऐसे 2 मेटल है जो नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, बशर्ते वो नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट होना चाहिए। चलिए प्रैक्टिस करते हैं इसका इक्वेशन। तो मैग्नीशियम ले लेते हैं Mg प्लस नाइट्रिक एसिड ले लीजिए HNO3। तो हमें पता है एक सॉल्ट तो मिलेगा ही प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। सॉल्ट कैसे लिखेंगे, तो MgNO3 को मिला दीजिए, MgNO3। अब NO3 का वैलेंसी क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 जो कि हम लोग नहीं लिखेंगे। और मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, तो हम लोग ऐसे ब्रैकेट डाल के 2 लिखेंगे, ठीक है। अब बैलेंस करना है तो NO3 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, हाइड्रोजन 2, तो ये बैलेंस हो गया एक ही बार में, ठीक है। तो ये हो गया इसका इक्वेशन। इतना ही बात आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। चलिए तो ये हमने देख लिया कि मेटल्स एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे एक एक्वा रिजिया के बारे में। एक्वा रिजिया एक ऐसा लिक्विड होता है जो मिक्सचर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कंसनट्रेटेड होगा, मतलब काफ़ी गाढ़ा नाइट्रिक एसिड और काफ़ी गाढ़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों को मिलाएंगे इन द रेशियो ऑफ 3:1। मतलब अगर आप 3 लीटर HCl ले रहे हैं, 3 लीटर HCl और 1 लीटर नाइट्रिक एसिड HNO3 और इन दोनों को मिला देते हैं ना, तो जो मिक्सचर बनता है इस मिक्सचर को बोला जाता है एक्वा रिजिया। समझ रहे हैं बात का गहराई। अब बोलेंगे इसको मिलाने का ज़रूरत क्या है, काम क्या है इसका। तो ये जो मिलाने के बाद जो लिक्विड बनता है ना, ये लिक्विड गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता है, इसमें सोना पिघल जाता है जाके, ठीक है। और यही एक ऐसा लिक्विड है जिससे हम लोग सोना को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, सोनार लोग यूज़ करता है। एक्वा रिजिया इज ए हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड, ठीक है। मतलब धुंधला लिक्विड होता है ये और हाईली कोरोसिव है, किसी भी सरफेस को ये कुरेद देगा। तो ये यहाँ पे है। अब देखिए सिर्फ आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके सोना को उसमें डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं डिसॉल्व होगा। सिर्फ अकेला नाइट्रिक एसिड भी ये काम को नहीं कर सकता है, लेकिन आप दोनों को अगर इस रेशियो में मिला दें, 3:1 का रेशियो में मिला दें, तब ये सोने को डिसॉल्व कर पाएंगे, ठीक है।
तो ये बस आप ध्यान रखिएगा, एक्वारिजिया। चलिए अगला रिएक्शन से, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। मेटल कैसे बाकी मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका एक्टिविटी भी पढ़ेंगे हम लोग, आगे का एक्टिविटी जो था वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये एक्टिविटी देखेंगे। टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड एन आयरन नेल, एक कॉपर का तार लीजिए और एक आयरन नेल लीजिए। कॉपर वायर को आयरन सल्फेट में डालिए और आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डालिए, दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद 20 मिनट बाद अपना ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे एक्टिविटी सेटअप किया गया है। दो टेस्ट ट्यूब हमने लिया, एक में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, CuSO4। दोनों का वैलेंसी 2 तो कैंसिल हो जाता है। और इसमें हमने डाल दिया आयरन, ठीक है। और एक में हमने लिया आयरन सल्फेट FeSO4, यहाँ पे भी दो वैलेंसी कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और इसमें हमने डाला कॉपर। तो बताना है कि किस में रिएक्शन होगा, ठीक है। अब इसका बारे में हम लोग चैप्टर 1 में भी थोड़ा पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो यहाँ पे जो अगर आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन कॉपर को हटा देगा, यहाँ से बोलेगा कॉपर हटो तुम, मेरे को सल्फेट के साथ जाने दो। और अगर कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव हुआ आयरन से, तो कॉपर हटा देगा आयरन को और बोलेगा आयरन तुम हटो, मेरे को सल्फेट के साथ जाने दो। तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उसको हटाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन या फिर मोल्टन फॉर्म। मोल्टन मतलब पिघला हुआ फॉर्म में, ठीक है। तो इसका बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है। तो देखिए हम पाएंगे इस एक्टिविटी में कि जो आयरन है ना, वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा और बन जाएगा FeSO4 + Cu, ठीक है। ये रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। इससे साबित क्या होता है कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तभी तो आयरन कॉपर को हटा दिया वहाँ से, समझ रहे हैं ना। और दूसरे वाले में जो हमने लिया था कॉपर + FeSO4, यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। कॉपर आएगा इसको बोले तो आयरन बोलेगा गड़ जाओ, ठीक है, कोई चांस नहीं है यहाँ पे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ये काफ़ी अच्छा एविडेंस देता है अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। अगर कोई मेटल किसी को डिस्प्लेस कर देता है तो यहाँ पे क्लियर कट हम ये बात बोल सकते हैं कि ये मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। और पहले का जो रिएक्शन था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, पानी के साथ रिएक्शन, वो सब देख के हम लोग उतना क्लियर नहीं बोल पा रहे थे कि कौन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके हम लोग काफ़ी ईजिली बोल पाएंगे कि कौन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन गिव्स बेटर एविडेंस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। और कैसे ये एविडेंस देता है, इट इज़ सिंपल एंड ईजी। इफ मेटल A डिस्प्लेसेस मेटल B फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, इट इज़ मोर रिएक्टिव देन B। अगर A मेटल B को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब A ज़्यादा रिएक्टिव है देन द B। वो यहाँ पे वर्ड इक्वेशन में भी लिखा हुआ है, मेटल A + सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B, तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A + मेटल B, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, समझ में आया कि नहीं आया ये। चलिए, ये इसका इक्वेशन होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज़। तो अब केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हो रहा है। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज़ एक लिस्ट ऑफ मेटल्स है, मेटल का ऐसा लिस्ट है इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़। मतलब ये लिस्ट में मेटल्स को ऐसे अरेंज किया गया है ना कि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे मेटल्स कम रिएक्टिव होते जाएंगे। मतलब ऊपर वाला मोस्ट रिएक्टिव है, नीचे वाला एकदम लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पे बोल सकते हैं कि एल्यूमिनियम और जिंक में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम ऊपर है तो एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा देन द जिंक, ठीक है। और हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कराएंगे तो एल्यूमिनियम जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, जो ऊपर होगा वो नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। इतना बात आप ध्यान रखिए। और ये रिएक्टिविटी सीरीज़ हमने बनाया कैसे, आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट। ऊपर वाला ऐसा ही एक्सपेरिमेंट कर करके हमने ये रिएक्टिविटी सीरीज़ बनाया है। द फॉलोइंग सीरीज़ नोन एज द रिएक्टिविटी सीरीज़ या फिर एक्टिविटी सीरीज़, दो नाम से ही बोलते हैं इसको, रिएक्टिविटी सीरीज़ या फिर एक्टिविटी सीरीज़ हैज़ बीन डेवलप्ड, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके ये सीरीज़ डेवलप किया गया है। अब ये सीरीज़ आपको पूरा याद करना है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, निमोनिक जिसको बोलते हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। हिंदी में ये बोला जाता है, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, क्यूट हरी आएगा और पीटेगा, ठीक है। अब इससे ये रिएक्टिविटी सीरीज़ कैसे डिराइव होता है आप देखिए। तो अगर आप इस पूरे लाइन को याद कर लेते हैं तो हर एक वर्ड से एक इसका सिंबल बनेगा। तो देखिए, केदार का के से हमारा बन गया पोटेशियम, केदारनाथ, ये सिंबल, इससे सिंबल सब लिखा जाएगा, ठीक है। केदारनाथ का माली आलू जरा
फीके, पकाता है, क्यूट, हरी। अब 2 बार एच है तो हरी के लिए एच जी, हाँ, क्यूट हरी आएगा, आएगा का ए जी लिख लेते हैं, और पीटेगा। लास्ट में प्लैटिनम है, लेकिन लिस्ट में प्लैटिनम नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा पूरा लिस्ट तैयार हो जाता है अगर आप इस निमोनिक्स को याद करते हैं तो KNaCaMg, फिर Al जिंक, ठीक है, फिर है आयरन और लेड, और फिर है हाइड्रोजन कॉपर, फिर मरकरी सिल्वर गोल्ड, ठीक है। तो ये हमारा पूरा लिस्ट तैयार हो जाता है, समझे कि नहीं। आप इसको याद करके इसको आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए लिखने का। अब किसी को हिंदी में याद करने का मन नहीं है तो वो उनके लिए इंग्लिश में भी लाइन है। इंग्लिश में आप कैसे याद करेंगे, ये देखिए, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, आई लाइक हर या फिर हिम कॉलिंग मी स्मार्ट गाई या फिर गर्ल, ठीक है। अब इससे कैसे डिराइव होगा, इससे हम लोग नाम लिख पाएंगे। हिंदी वाला जो था, हिंदी वाले से सिंबल्स लिख पा रहे थे, इससे हम लोग नाम से कर पाएंगे। प्लीज़ का पी से हो जाएगा पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम। स्टॉप, स्टॉप फॉर सोडियम। कॉलिंग मी, कॉलिंग से हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है। मी, एम फॉर मैग्नीशियम। अ जेब्रा, अ ए फॉर हो जाएगा एल्यूमिनियम, ठीक है। और जेब्रा से हो जाएगा, जेड से हो जाएगा जिंक, ZINC, ठीक है। ये सिंबल्स नहीं लिख रहे हैं, ये नाम लिख रहे हैं। और फिर आई, आई फॉर आयरन हो जाएगा, लाइक, एल फॉर लेड हो जाएगा, आई लाइक हर या फिर हिम, H फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन पूरा नहीं लिख रहे हैं। और फिर कॉलिंग, कॉलिंग फिर सी आ गया, सी से हो गया कॉपर, ठीक है। मी, एम फॉर मरकरी, और स्मार्ट, एस फॉर सिल्वर, और गाय, गाय या फिर गर्ल से हो जाएगा गोल्ड। तो इंग्लिश से भी आप याद करके ऐसा नाम फॉर्म में लिख पाएंगे, और हिंदी वाला याद करेंगे तो आप सिंबल्स फॉर्म में लिख पाएंगे। आप इसको दोनों, जो आपको अच्छा लगे कोई एक आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेन आपका मोटिव है कि ये पूरा जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है ये आपको याद हो जाए, ठीक है। अब आप बोलेंगे इसको याद करके फ़ायदा क्या है। अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनका ज़रूरत पड़ेगा, देखते हैं। तो ये रहा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। क्वेश्चन है पहला कि वाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम को केरोसिन ऑयल में डिबो के क्यों रखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पोटेशियम से भी पूछ सकते थे। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सोडियम इतना विगोरसली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ कि ये कैच फायर, इट कैन कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन, ठीक है। हैंस टू प्रोटेक्ट एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स दे आर केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल, ठीक है। ऐसा आप लिख सकते हैं बुक्स में जो अंडरलाइन किया हुआ था वो। राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। तो देखिए वो रिएक्शन आ ही गया आयरन का स्टीम के साथ। चलिए इसको लिख के एक बार देख लेते हैं। तो ये हो गया आयरन प्लस स्टीम, स्टीम मतलब वाटर वेपर गिव्स, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला आता है Fe3O4 प्लस, और हमारा एक निकलता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अब देखिए बैलेंसिंग करना है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 लगा दीजिए। ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे 4, यहाँ पे आप 4 लगा दीजिए। यहाँ पे तो हाइड्रोजन हो गया 8, तो यहाँ पे भी 4 लगा दीजिए। यही था इक्वेशन। दूसरा हमें क्या बोला गया है, कैल्शियम विथ पोटेशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। तो कैल्शियम का रिएक्शन भी Ca प्लस H2O बताना है क्या होगा, और पोटेशियम K प्लस H2O बताना है क्या होगा। तो हमें तो पता है ये क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और यहाँ पे KOH प्लस हाइड्रोजन गैस, बैलेंसिंग करना है इसे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, और यहाँ पे हो रहा है, अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो कितना होगा हाइड्रोजन 4, यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए। ऑक्सीजन बैलेंस यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ठीक है। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करते करते याद कर लेना है। इसको बैलेंसिंग करना है, ऊपर वाले को तो करेंगे। हाइड्रोजन 4 हो रहा है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ऑक्सीजन 2 है, बाकी पूरा बैलेंस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सैम्पल्स ऑफ 4 मेटल्स ABCD वर टेकन एंड एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन 1 by 1। 4 मेटल है ABCD, पता नहीं कौन से होंगे, इन सबको लिया गया और इन सब सॉल्यूशन में एक एक करके डाला गया। एक बार आयरन सल्फेट में डाला गया, फिर कॉपर सल्फेट में डाला गया, फिर जिंक सल्फेट में, फिर सिल्वर नाइट्रेट में, और रिजल्ट ऑब्टेन्ड हैव बीन टेबुलेटेड एज फॉलो। तो ये सब रिजल्ट हमें मिला। तो यूज़ द टेबल अबव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट मेटल्स ABCD। इस टेबल को अच्छे से स्टडी करना है और इन सब क्वेश्चंस का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है ABCD में से। तो देखिए A जो है वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, लेकिन B आयरन को डिस्प्लेस कर दिया।
सी आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, डी भी आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, मतलब इकलौता बी ही है जो सिर्फ आयरन को डिस्प्लेस कर पा रहा है, मतलब बी मोस्ट रिएक्टिव हो गया यहाँ पे। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा बी। समझे कि नहीं समझे? चलिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर बी को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए ए जो है वो कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर दे रहा है और हमें पता है बी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो बी तो आराम से कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे लिखना होगा बी विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द मेटल ABCD इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो सबको अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें पता है 4 डैश है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो बी है, बी के बाद कौन ACD में से कौन कैसा रिएक्टिव है वो हमें बताना है। तो देखिए बी अब आउट हो गया है, हमें डिसाइड करना है ACD में से। ए जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर पा रहा है, सी नहीं कर पा रहा है, डी नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ACD में से ए ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसके बाद आएगा ए। ठीक है, फिर सी और डी दोनों में से कोई भी जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, तो अभी डिसाइड नहीं हुआ कि सी और डी में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पे अगर देखें तो सी और डी में से सी सिल्वर को डिस्प्लेस कर दे रहा है और डी नहीं कर पा रहा है, मतलब सी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे होगा सी और डी सबसे कमज़ोर रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर BACD। आप ऐसे करके साइन दे सकते हैं यहाँ पे, या फिर कॉमा भी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल। तो मेटल प्लस एसिड देता है हाइड्रोजन गैस, हमने अच्छे से देखा। राइट रिएक्शन फॉर व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। तो आयरन Fe प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 क्या रिएक्शन होगा। तो हमें तो पता है जो भी हो एक हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा ही निकलेगा, और यहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कैसे लिखेंगे, FeSO4। अब सल्फर का वैलेंसी, सल्फेट का वैलेंसी 2, आयरन का वैलेंसी भी 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सब का जरूरत नहीं है, FeSO4 ही रहेगा ये। अब हमें करना है बैलेंसिंग, Fe ठीक है, SO4 पूरा मिल रहा है, हाइड्रोजन 2 तो पूरा बैलेंस ही है पहले से, तो यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखा हुआ है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। तो बोला गया है जिंक को ऐड करना है आयरन सल्फेट में, तो FeSO4 ले लेते हैं। अब ये देखिए ये एक मेटल है और ये मेटल सॉल्ट है। अब जिंक आयरन को डिस्प्लेस करेगा कि नहीं ये हमें पता चलेगा रिएक्टिविटी सीरीज से, इसीलिए आपको बोले थे वो लिस्ट याद करने के लिए। तो आप एग्जाम में क्या करेंगे, जल्दी से वो केदारनाथ का माली या फिर जो भी आप याद किए हैं निमोनिक्स, उससे उसको यूज़ करके आप रिएक्टिविटी सीरीज तैयार कर लेंगे और देखेंगे कि जिंक आयरन से ऊपर आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग डायरेक्ट वो लिस्ट को देख लेते हैं, यहाँ पे जिंक आयरन से ऊपर है कि नहीं। ये रहा जिंक और ये रहा आयरन, तो जिंक आयरन से ऊपर है मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक आयरन को जरूर डिस्प्लेस करेगा। तो ये रिएक्शन हो जाएगा Zn प्लस FeSO4, जिंक आयरन को बोलेगा हट जाओ, और यहाँ पे हो जाएगा ZnSO4 प्लस Fe। ठीक है, ये रिएक्शन होगा। और इसी की जगह अगर यहाँ पे Fe प्लस अगर ये ZnSO4 हो रहा होता ना, तो यहाँ पे नो रिएक्शन होता, यहाँ पे आपको लिख देना है नो रिएक्शन। ठीक है, ऐसा होता है इसका आंसर। तो उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक और लास्ट टॉपिक है, इसको खत्म करते हैं, फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ये टॉपिक है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो देखिए, तो उससे पहले एक सवाल आता है कि मेटल्स रिएक्ट ही क्यों करते हैं, एलिमेंट्स क्यों रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स एज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि कोई भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, फर्स्ट में न्यूक्लियस होता है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, फिर अगले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, फिर उसके अगले सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो कोई भी एलिमेंट ये चाहता है कि उसका जो आउटर मोस्ट सेल है ना, जिसको हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं, वो वैलेंस सेल वो चाहता है कि फील्ड रहे मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रहे, वो हमेशा चाहता है। ठीक है, तो इसी को फिल करने के लिए एलिमेंट्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए सबसे पहले इस टेबल को देखिए आप, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स को दिया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मेटल से शुरुआत करते हैं, नोबल गैस को फिलहाल काम नहीं है इसका। देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 11 से हमें समझ में आ रहा है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि 8 से ज़्यादा उसमें नहीं हट सकता है, और उसके बाद टोटल है 11, यहाँ पे हो गया 8 और 2 10 हो गया। तो थर्ड सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये 2,8,1 जो आप लिख रहे हैं ना, ये और कुछ नहीं, इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये लिखना आपको आना चाहिए।
कोई आपसे बोले कि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ, तो आपको बस इसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए 13। तो 13 से आप समझ रहे हैं कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड सेल में बताइए कितना होगा, 2 और 8 10 हो गया, तो इसमें 13 ही होना 3 होना पड़ेगा, तभी 13 होगा टोटल। समझ रहे हैं? चलिए बात करते हैं कोई पोटेशियम का। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 19 है। तो फर्स्ट सेल में 2, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में भी 8 ही मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो 10 और 8 18 हो गया, टोटल है 19। फोर्थ सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। समझ रहे बात क्या कह रहा है? चलिए, तो अब आपको क्या करना है कि इस सबका एटॉमिक नंबर याद करना है। अब आप बोलेंगे कैसे याद करें और कितना याद करें, तो उसके लिए आप इस टेबल को देखिए। आप इस टेबल को देखिए, इसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये आपका एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 86 में मिलेगा। जब हम लोग चैप्टर नंबर 5 है, ये चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे, तब हमें ये टेबल पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप अभी से इसको क्या कीजिए, थोड़ा याद कर लीजिए, इससे इसका यूज़ आने वाला है। देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। जैसे कि पहले फर्स्ट है हाइड्रोजन, फिर है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो कैल्शियम तक ये 20 एलिमेंट आपको याद करना है, और ऐसे ही ऑर्डर में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर बताओ, तो आपको अगर ये ऐसे सीरीज़ में याद है तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। कार्बन 6 नंबर पे आ रहा है, मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हुआ, और एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे कार्बन का 2,4, तभी तो हो गया 6। ठीक है, तो ऐसे आपको याद कर लेना है इसको। इसका याद करने का मेन उद्देश्य है कि आपका एटॉमिक नंबर्स अच्छे से याद हो जाए, और एटॉमिक नंबर याद होगा तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप 20 तक याद कर लीजिए, आगे चल के याद करना ही पड़ेगा, तो अभी से याद कर लीजिए। चलिए वापस आते हैं। तो देखिए हमने समझ लिया कि मेटल्स का या फिर नॉन मेटल्स का किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। अब इस बेसिस पे हम समझेंगे कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो देखिए वी सी फ्रॉम टेबल 3.3 दैट सोडियम एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। एक एग्जाम्पल लेके अभी हम समझेंगे। उस एग्जाम्पल के लिए आप इसको याद कीजिए। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है, और यहाँ से आप क्लोरीन का याद कर लीजिए। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 है, और सोडियम का 2,8,1, ये दो याद कर लीजिए। ठीक है, मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सोडियम एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, इफ़ इट लूजेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एम सेल देन इट्स एल सेल नाउ बिकम्स द आउटर मोस्ट सेल। अब आप सोचेंगे ये एम और एल क्या है, तो इसको हम लोग नाम इसी तरीके से देते हैं कि फर्स्ट तो न्यूक्लियस होता है, फर्स्ट वाले सेल को हम लोग के नाम देते हैं, उसके सेकंड वाले सेल को एल नाम देते हैं, और थर्ड वाले सेल को एम नाम देते हैं, एंड सो ऑन, ऐसे नाम करते जाते हैं हम लोग। तो इसका मतलब अगर कोई लिख रहा है 2,8,1, तो इसका मतलब के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और के एल एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एम सेल से 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लूज़ कर देता है, तो एल सेल जो बचेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ से हट गया, तो बचेगा क्या, 2,8। अब इसका आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये फील्ड वैलेंस सेल हो जाएगा यहाँ पे। समझ रहे? तो यहाँ पे लिखा है कि इफ़ इट लूजेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एम सेल देन इट्स एल सेल नाउ बिकम्स द आउटर मोस्ट सेल एंड इट हैज़ अ स्टेबल ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है, और वो स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल मतलब खुश हो जाएगा। द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम स्टिल हैज़ 11 प्रोटॉन्स and the number of electrons has become 10, so there is net positive charge giving us a sodium cation। अब देखिए ये इसका न्यूक्लियस है, और इसमें और ये सब सेल है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं बना रहे, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन खो देगा ना यहाँ से, तो बच गया कितना है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन बचा यहाँ पे सोडियम में। लेकिन न्यूक्लियस में आपको पता है प्रोटॉन भी होता है, और प्रोटॉन का नंबर्स इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन पहले कितना था, इनिशियली 11 था, तो प्रोटॉन अभी भी 11 ही है, क्योंकि उसने तो इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना, प्रोटॉन तो उतना का उतना ही है। अब देखिए चूँकि प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है, ठीक है, तो यहाँ पे नेट पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोटॉन्स ज़्यादा है इस पूरे चीज़ में, प्रोटॉन्स एक ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें एक नेट पॉजिटिव चार्ज हुआ ही है। तो अब सोडियम कैटायन बन जाता है, ठीक है, और हम लोग इसका सिंबल लिखते हैं Na और प्लस। तो कहीं भी अगर Na प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि वो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन खो दिया है, और 1 इलेक्ट्रॉन खोने का वजह से प्रोटॉन्स का नंबर वहाँ पे ज़्यादा हो गया है, उस वजह से यहाँ पे नेट पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है।
ठीक है। अगर कोई आपको ऐसे लिख के बोल रहा है Ca2+, आप इसका मतलब क्या समझेंगे? आप इसका मतलब समझेंगे कि ये कैल्शियम है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन खोया हुआ है, ठीक है। और सिमिलरली हम लोग माइनस से भी डिनोट करते हैं। कोई मान लीजिए लिख रहा है Cl-, इसका मतलब आप क्या समझेंगे? ये क्लोरीन है और इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन लेने का वजह से इसमें एक नेट नेगेटिव चार्ज आया हुआ है और एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए एक तो माइनस है। समझ रहे बात का गहराई? और जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है ना और उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम लोग कैटायन बोलते हैं। और अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अगर उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम लोग एनायन बोलते हैं, ठीक है। ये 2 टर्म याद रखिएगा। और ये सोडियम जो है ये एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है। तो नॉर्मली सभी मेटल जो होते हैं ना वो अक्सर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, और सभी जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, ठीक है। तो सब मेटल्स इलेक्ट्रॉन छोड़ने का वजह से उनमें हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हम लोग मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। ये वर्ड आप याद कर लीजिए। और नॉन मेटल्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। ये वर्ड भी आप याद कर लीजिए क्योंकि उनमें नेट एक नेगेटिव चार्ज आता है उनके आयन में। इतना समझे आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चूँकि 10 है और प्रोटॉन चूँकि 11 है, तो इलेक्ट्रॉन कम होने का वजह से, प्रोटॉन ज़्यादा होने का वजह से एक नेट पॉजिटिव चार्ज आता है और हमें सोडियम कैटायन देखने को मिलता है, जिसको डिनोट करते हैं Na+ से। इतना समझ में आया? ऑन द अदर हैंड क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट आउटर मोस्ट सेल। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अभी हमने याद किया था, एटॉमिक नंबर 17 है तो 2,8,7। तो 7 इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है आउटर मोस्ट सेल में। आउटर मोस्ट सेल मतलब KLM, M सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इतना समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब इस क्लोरीन को 2,8,7 था यहाँ पे, तो इसको बाहर वाले में अगर एक और मिल जाए यहाँ पे, तब ये 8 हो जाएगा बाहर वाले आउटर मोस्ट सेल में, और ये स्टेबल हो जाएगा अपने आप, खुश हो जाएगा मतलब, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा क्लोरीन। तो इफ़ सोडियम एंड क्लोरीन वर टू रिएक्ट, अगर सोडियम और क्लोरीन को अगर रिएक्ट करा दे तो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है बाहर वाले सेल से, वुड बी टेकन अप बाय क्लोरीन, तो वही एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेगा। सोडियम भी खुश और क्लोरीन भी खुश। समझ रहे बात का कह रही? आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटॉम गेट्स अ यूनिक नेगेटिव चार्ज, और जैसे ही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो एक नेगेटिव चार्ज उसमें आ जाता है। और चूँकि उसके न्यूक्लियस में अभी भी 17 प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा, एक एनायन बन जाएगा वो, और हमें देखने को मिलेगा Cl-। समझ में आ रहा है? तो सो बोथ दीज एलिमेंट्स गिव एंड टेक रिलेशन, कैन हैव अ गिव एंड टेक रिलेशन बिटवीन देम एज फॉलो। तो दोनों में ही गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, एक अगर देगा तो दूसरा लेगा। तो ये सब सिर्फ समझना है आपको, याद यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, उतना डिफिकल्ट चीज़ ये नहीं है। तो देखिए, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बोलेंगे कि शो द फॉर्मेशन ऑफ NaCl बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप बोलेंगे कि आप बताओ कि NaCl कैसे बनता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके। तो इतना सारा चीज़ आपको लिखना नहीं है, कुछ नहीं लिखना है, आपको करना क्या है, यहाँ से सबसे पहले आप Na लिखिए सिंबल, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन लिख दीजिए उसके नीचे 2,8,1 कैसे लिखा जाता है, हमने नाम ने आपको समझा दिया। फिर ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, तो ये बन गया Na+, और इसका सेल में हो गया 2,8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन खो दिया और प्लस वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। समझे यहाँ तक? ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? आया। सेकंड, आप यही काम कीजिए क्लोरीन में। क्लोरीन सबसे पहले 2,8,7 है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, Cl- बन जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 2,8,8। समझ रहे हैं? क्योंकि ये 7 था, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ के 8 हो गया। यहाँ पे 1 था, एक इलेक्ट्रॉन हट गया, तो सिर्फ 2,8 बचा। ठीक है, ये 2 लाइन समझे कि नहीं समझे? उसके बाद अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? देखिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अभी हमने देखा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,1। तो अगर कोई बोले आपको कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखो, तो आप क्या करेंगे, ऐसे सोडियम लिखेंगे, Na का सिंबल लिखेंगे, ठीक है, और उसका जो आउटर मोस्ट सेल में 1 है उतना ही इलेक्ट्रॉन बना देंगे। और इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए आप एक कोई डॉट या फिर क्रॉस का सिंबल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पर डॉट यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। कोई आपसे बोला कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2,8,7, तो बाहर में 7 है, तो 7 डॉट यहाँ पे बनाना होगा। अब डॉट बनाए या फिर क्रॉस लगाए, आपका मर्जी है। तो चलिए हम यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन। समझे इतना? चलिए,
तो देखिए ये 2 लाइन लिखने के बाद अब यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम दिखाएंगे। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दिए Na और ऊपर में एक डॉट, क्योंकि बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा क्लोरीन में, तो हम बचा क्या, Na+ बचा, ठीक है। और यहाँ पे क्लोरीन में देखिए, अब यहाँ पे क्लोरीन में क्रॉस यूज़ किया गया है, सोडियम में डॉट करके दिखाया गया है। ऐसा इसलिए ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए इजीली कि कौन सा सोडियम का इलेक्ट्रॉन है और कौन सा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो देखिए क्रॉस 7 ठो बना है और एक ठो डॉट यहाँ पे दिया गया है, दिख रहा है कि नहीं, जूम करते हैं इसको ध्यान से देखिए आप। क्लोरीन का यहाँ पे देखिए क्रॉस ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से आया हुआ है, ये वाला, ठीक है। और इसका आने का वजह से यहाँ पे एक नेट नेगेटिव चार्ज हमें दिखने को मिल रहा है। तो ऐसे करके ये NaCl बन जाता है, ठीक है। तो इतना ये 3 लाइन में आपको दिखाना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग ऑपोजिटली चार्ज्ड, अब ये देखिए चार्ज ऑपोजिट है, इसमें प्लस चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन दोनों के बीच में, और ये दोनों NaCl बने रहते हैं। बस इतना ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं, ये चीज़ और क्लियर होगा। हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है। तो तरीका हमने समझ लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमें बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम के लिए ये लाइन करेंगे, फिर क्लोराइड मतलब क्लोरीन के लिए ये लाइन करेंगे, फिर थर्ड में ऐसे ट्रांसफर दिखाएंगे। चलिए इन लोगों ने करके रखा ही हुआ है, तो इसको सिर्फ समझ लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए इसको Mg के लिए देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,2, बाहर में इसका 2 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, तो +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और ये बन गया 2,8 और नेट 2+ चार्ज हो गया यहाँ पे। समझे यहाँ तक, सोडियम कैटायन है ये। क्लोरीन 2,8,7, एक इलेक्ट्रॉन लिया ये, तो इसका हो गया 2,8,8 और क्लोरीन एक नेगेटिव चार्ज के साथ क्लोराइड एनायन बन गया यहाँ पे। समझे यहाँ तक। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम तो है वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, लेकिन क्लोरीन तो एक ही ले रहा है ना, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 2 क्लोरीन यूज़ करना होगा, ताकि एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले, एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले। समझ रहे हैं बात का, राइट। तो देखिए Mg का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने बना दिया, बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन। अब चाहते तो आप Mg को इधर भी 2 डॉट देके दिखा सकते थे, जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे साइड में ही लिखना होगा। इससे फ़ायदा क्या होता है कि ये थोड़ा ट्रांसफर करके दिखाना ईजी होता है, नहीं तो आपको ऐसे फिर ऐसे दिखाना पड़ेगा, एरो का टेढ़ा मेढ़ा एरो हो जाएगा। खैर जो भी है, तो ये मैग्नीशियम का है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ये क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ये क्लोरीन का एक डॉट स्ट्रक्चर। आपको समझ में आएगा कि समझ में कैसे आएगा कि कितना इलेक्ट्रॉन बनाना है आपको, तो आपको ये देख के समझ में आ जाएगा। अगर इसका बाहर में मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन होता ना, तो आपको 3 क्लोरीन बनाना होता। समझ रहे हैं, बाहर में अगर 1 होता तो 1 ही क्लोरीन बनाना होता, तो ऐसे आपको समझना है। तो चूँकि 2 था तो हमने यहाँ पे 2 क्लोरीन बनाया, 2 क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब देखिए एरो दिया हमने, तो Mg 2 छोड़ा है तो Mg2+ हो गया यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा, और फिर हमने और एक ब्रैकेट में क्लोरीन को लिख दिया। अब क्लोरीन 2 ठो है तो ऐसे एक ही ब्रैकेट देके यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। समझ रहे हैं, और अंदर में एक ही क्लोरीन बना दिया और एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे 2 लिखा है हमने, तो उससे सब हो जा रहा है मेकअप, ठीक है। चलिए तो ये हमने समझ लिया MgCl2 कैसे बनता है। तो द कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर नोन एज आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और एक मेटल से नॉन मेटल की तरफ, तो इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। आप उससे कोई पूछे कि NaCl किस टाइप का कंपाउंड है, तो चूंकि ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है तो ये एक आयनिक कंपाउंड है या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। सिमिलरली MgCl2 भी एक आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। समझे कि नहीं समझे। चलिए यहाँ पे एक बोला गया कैन यू नेम द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन MgCl2। तो MgCl2 में कैटायन कौन सा है, तो Mg2+, एनायन कौन सा है, तो Cl-, ये लिखना होगा एनायन में, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये जो आयनिक कंपाउंड बनाना NaCl या फिर MgCl2, इनका प्रॉपर्टी क्या है, देखते हैं क्या क्या इनका गुण है। ये रहा, टोटल 4 प्रॉपर्टी है। सबसे पहला फिजिकल नेचर, अगर आप इनको देखेंगे तो ये कैसे लगेंगे, तो ये जनरली सॉलिड होते हैं, क्योंकि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, और उसीलिए ये थोड़े हार्ड होते हैं। दिस कंपाउंड आर ब्रिटल होते हैं, मतलब इसको आप किसी चीज़ से मारेंगे तो ये फूट जाएंगे कोयले की तरह, ठीक है। चलिए तो ये हो गया फिजिकल नेचर के बारे में कि ये सॉलिड होते हैं। नंबर 2 मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट,
इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी दोनों हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन आयन्स वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसीलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आपको देना होगा। एनर्जी कहाँ से देके? हीट के रूप में। काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी आपको सप्लाई करना होगा इस स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। ठीक है, तोड़ेंगे जब ये बॉन्ड टूटेगा सोडियम और क्लोरीन के बीच में, तभी तो वो मेल्ट होगा और बॉयल करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होता है। तीसरा प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी, किस में घुलते हैं और किस में नहीं घुलते हैं। तो ये लोग पानी में घुल जाते हैं, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल, इन सब सॉल्वेंट्स में इनसॉल्यूबल है, नहीं घुलते हैं इनमें। ठीक है, चौथा प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं। तो देखिए, अगर आप इस आयनिक कंपाउंड को NaCl हो गया या फिर MgCl2 हो गया, इनको अगर पानी में अगर आप घोल देंगे और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है? आयन्स होता है। NaCl को जैसे ही आप पानी में घोलेंगे ना, तो ये टूट जाएगा Na+ में और Cl- में, और ये सब आयन्स है, और आयन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयन्स विच मूव टू द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। और ये आयन्स मूव करते हैं दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ, कैथोड एनोड की तरफ, और तब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लग जाता है। आप सिर्फ इतना समझिए कि पानी में घुला हुआ आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, लेकिन वही आप सॉलिड स्टेट में आप इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश कीजिए, आप NaCl का एक ढेला ले लीजिए, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश कीजिए तो पास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मूवमेंट ऑफ आयन्स इन द सॉलिड स्टेट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। वो इतना ठोस होता है ना, उसमें आयन्स का मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, और आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन स्टेट, लेकिन वही आप NaCl को पिघला दीजिए हीट कर करके, पानी में लेने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ऐसे ही पिघला दीजिए तो पिघला हुआ स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। पिघला हुआ स्टेट को हम लोग मोल्टेन स्टेट बोलते हैं, समझे? तो दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टेन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयन्स इज ओवरकम ड्यू टू हीट। जो आयन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम हो जाता है बिकॉज ऑफ हीट, और वो आयन्स थोड़ा मूव कर पाते हैं। आयन्स मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? चलिए, और यहाँ पे एक और स्पेशल कंपाउंड था जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा? बिल्कुल घुलेगा। ठीक है, CaO+H2O, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ये, तो बनेगा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, अब देखिए, तो बैलेंसिंग अगर करना चाहे तो यहाँ पे सब बैलेंस ही है, पहले से ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, हाइड्रोजन 2 तो 2। ठीक है, अब देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 2850, काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट है। इन सब में से सबसे हाईएस्ट इसका ही है। बॉइलिंग पॉइंट किसका है? इसका भी हाईएस्ट है। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसा आयनिक कंपाउंड बताओ जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो और पानी में सोल्यूबल हो, तो आपको लिखना होगा कैल्शियम ऑक्साइड। समझे कि नहीं समझे? चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ से। नंबर 1, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कैसे लिखते हैं हम लोग? N लिखते हैं, और आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, तो एक ऐसे डॉट या फिर क्रॉस, जो आपको मन करे वो दे दीजिए। ठीक है, और सिमिलरली ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मतलब 2,6। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो O लिखेंगे और 6 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली आपको बनाना है मैग्नीशियम का, तो आप ये खुद से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों का फॉर्मेशन दिखाना है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए इसको करके देखते हैं। Na2O का करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट लाइन क्या होगा? Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 एरो देंगे, और ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, हमें पता है, तो Na+ हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 और प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर ऑक्सीजन का दिखाना है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 और ये प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बन जाएगा ऑक्सीजन 2,8। ठीक है, 6 था 8 हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो 2-। समझे यहाँ तक? और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे ये क्या हो जाएगा? ये ऑक्साइड एनायन, और ये हो जाएगा सोडियम कैटायन। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद अब हमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना है। तो चूंकि हमें फॉर्मूला में पहले ही लिख दिया है Na2O, मतलब सोडियम यहाँ पे 2 ठो है, तो 2 ठो सोडियम बनाइए Na और Na, बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बाहर में है 6। अब ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट है तो उसको क्रॉस से दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा,
अब ये एरो देके हम लोग क्या लिख देंगे Na। अब Na चूँकि दे दिया है तो Na प्लस होगा, एक ही तो प्लस देंगे क्योंकि एक सोडियम एक ही दिया है, और यहाँ पे हम लोग ऐसे 2 लगा देंगे। ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा है, Na प्लस ऐसे ब्रैकेट देके यहाँ पे 2 लगाएंगे, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 1 2 2 डॉट। ठीक है, और ये 2 लिया है तो 2 माइनस, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? तो ऐसे करके हो जाएगा। यहाँ पे एक ही प्लस दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, वो काम कर देगा। नेक्स्ट आपको बोला गया है MgO को दिखाने, तो ये आप खुद से कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो आप खुद से भी करिएगा तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड? इस कंपाउंड में आयंस कौन से हैं? तो Na2O में Na प्लस हो गया हमारा कैटायन, और O2 माइनस ये हो गया एनायन। MgO में आप लिखिएगा क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? इस आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। तो आयंस के बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और ज़्यादा एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई है। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। तो ये हो गया ये क्वेश्चन आंसर्स। इसके बाद का जो टॉपिक है ऑकरेंस ऑफ मेटल्स और कोरोजन, ये सब आपके सिलेबस से हट चुका है। इसके बाद आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए, ये सब आपका सिलेबस से हट चुका है। एक्सरसाइज से क्वेश्चन आंसर चूज करते हैं, यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना है आपको, यहाँ से आते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल हैव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? कहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगा? कॉपर NaCl में से Na को डिस्प्लेस करेगा कि नहीं? तो अगर कॉपर उस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर में हुआ Na के ऊपर में, तब वो उसको डिस्प्लेस करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो अगर हम उस रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि कॉपर जो है वो सिल्वर से ऊपर है। इसका मतलब इस केस में हमें रिएक्टिविटी सीरीज देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बाकी सभी में क्या था कि सिल्वर नीचे था आयरन से, यहाँ पे एल्यूमिनियम नीचे था Mg से। ठीक है, उस वजह से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो पा रहा था, लेकिन यहाँ पे होगा, डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कोरोजन के ऊपर है, तो ये सिलेबस से हट चुका है, ये नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3, एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक कोई एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक कंपाउंड देता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। तो अभी तक तो हमने एक ही चीज़ पढ़ा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, हल्का हल्का याद आ रहा है आपको, CaO हमने पढ़ा था, लेकिन अभी श्योर नहीं है। देखते हैं आगे कुछ और क्या हिंट दिया हुआ है। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में भी घुलता है। हाँ बिल्कुल घुलता है, इसका मतलब पक्का ये CaO ही होगा। द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, कौन सा हो सकता है ये? कैल्शियम होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम होगा। क्वेश्चन नंबर 4, फूड कैन्स आर कोटेड विथ टीन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज, खाने के जो डब्बे होते हैं उनको टीन से कोटिंग किया जाता है, जिंक से नहीं। तो सिंपल सा रिएक्शन है, क्योंकि टीन कम रिएक्टिव है और जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक रिएक्शन कर जाएगा उस कैन के साथ और खाना को ख़राब कर देगा, तो जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन टीन। ये रहा, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर्स एंड अ स्विच। ये सब चीज़ आपको दिया गया है। हाउ कुड यू यूज़ देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? इन सबको यूज़ करके आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सा चीज़ मेटल है और कौन सा चीज़ नॉन मेटल? तो देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या है, हैमर, हथौड़ा है आपके पास। तो हथौड़ा से आप वो दो चीज़ को पीटना शुरू कर दीजिए। अगर जिस चीज़ को आप पीट के उसको थिन शीट्स मतलब चादर बना सकते हैं, तो वो चीज़ क्या होगा, मेटल होगा। और अगर ये ब्रिटल हुआ तो फूट के पीसेस में ब्रेकअप हो जाएगा, तो ये चीज़ हो जाएगा नॉन मेटल। ठीक है, तो हैमर से ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और बैटरी, बल्ब, वायर और स्विच से कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो इन सबको यूज़ करके आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना लीजिए। ठीक है, ये बैटरी हुआ हमारा, ये बैटरी हुआ, फिर वायर हो गया, यहाँ पे एक बल्ब लगा दीजिए, और फिर यहाँ पे एक स्विच लगा दीजिए, ये स्विच हुआ, और यहाँ पे एक स्पेस छोड़ दीजिए। फिर मेटल को यहाँ पे डालिए। अगर ये बल्ब ग्लो करता है स्विच ऑन करने का बाद, तो इसका मतलब ये चीज़ मेटल था। और दूसरा चीज़ को डालिए यहाँ पे, बल्ब अगर नहीं ग्लो करता है, इसका मतलब ये चीज़ क्या था, यहाँ पे नॉन मेटल था। ऐसे यूज़ डिस्टिंग्विश करेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, एसेस द यूजफुलनेस ऑफ दिस टेस्ट इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये जो टेस्ट है ये कितना हेल्पफुल है मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश करने में? तो ये टेस्ट काफ़ी ईजी था, मतलब ये काफ़ी यूज़फुल है मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, ईजी है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ही देख के हम बोल पाएंगे कि कौन सा चीज़ मेटल था और कौन सा चीज़ नॉन मेटल था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये, और गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ये हमने देख लिया है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर देते हैं।
ठीक है। एग्जाम्पल इसका दो हमने पढ़ा था, एक था एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा था जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एंड टू मेटल्स विच विल नॉट। तो ऐसा दो मेटल का नाम बताना है जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और ऐसा दो जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो सिंपल है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज देखना है और हाइड्रोजन के ऊपर जो होंगे वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। तो ऊपर वाले किसी दो का नाम लिख दीजिए और नीचे वाले में से किसी दो का नाम लिख दीजिए जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल ऊपर में से हम क्या तो पोटेशियम और सोडियम ले लेंगे और नीचे में से हम सिल्वर, गोल्ड या फिर मरकरी, कॉपर, ये चारों में से कोई दो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। 8 सिलेबस से हट चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। प्रत्युष टूक सल्फर पाउडर ऑन अ स्पेटुला एंड हीटेड इट। उसने सल्फर पाउडर लिया, उसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व बाई इन्वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब ओवर इट। और उसने उस गैस को कलेक्ट किया एक टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके। तो व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन डाइल्यूट लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस पेपर एंड मॉइस्ट लिटमस पेपर। तो देखिए, उसने सल्फर को लिया, सल्फर एक नॉन मेटल है, प्लस हीट किया मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दिया, बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए सल्फर चूँकि एक नॉन मेटल है तो इसका जो ऑक्साइड है ना, वो इसका नेचर क्या होगा, ये एसिडिक होता है नेचर में। ठीक है, एसिडिक नेचर होता है इसका। और चूँकि हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि ड्राई लिटमस पेपर में अच्छे से काम नहीं करता है, तो यहाँ पे कुछ चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये मॉइस्ट लिटमस पेपर में ये गैस पास कराएंगे ना, तो ये चूँकि एसिडिक है तो ये क्या कर देगा, ब्लू को रेड कर देगा। समझे कि नहीं समझे? तो ये होगा इसका आंसर कि मॉइस्ट लिटमस पेपर में इट विल चेंज द कलर ऑफ मॉइस्ट लिटमस पेपर फ्रॉम ब्लू टू रेड, और यहाँ पे होगा नो चेंज 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वही होगा कि सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये भी रस्टिंग है तो इस लेवल से हट चुका है। 11, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन। तो नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एक ऐसे ऑक्साइड देते हैं जो एसिडिक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एसिडिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 12, गिव रीजंस। नंबर ए, प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। इन तीनों का हम लोग यूज़ करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए। तो क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये तीनों ऐसे मेटल है जो काफ़ी लेस रिएक्टिव है। ये ना ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और ये काफ़ी मेलिएबल और डक्टाइल भी है, जिस वजह से ज्वेलरी बनाना काफ़ी ईजी होता है इन सब मेटल को यूज़ करके। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर बी, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। तो क्यों इसको ऑयल के अंदर स्टोर करते हैं? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है और इसको अगर ओपन में प्लेस करेंगे तो ये इमीडिएटली कैच फायर। हेंस टू प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल या फिर कोई भी ऑयल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। एल्यूमिनियम काफ़ी रिएक्टिव है लेकिन इससे खाना बनाने के लिए बर्तन बनाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है ना, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक ऑक्साइड बनाता है जिसको बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। ठीक है, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो लेयर है ये काफ़ी प्रोटेक्टिव लेयर है। ये प्रिवेंट करता है फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन या फिर फर्दर कोरोशन या फिर फर्दर रिएक्शन। ठीक है, तो इस वजह से आपको याद होगा कि हमने एनोडाइजिंग भी पढ़ा था ना। एनोडाइजिंग प्रोसेस से हम लोग जो वेसल्स होते हैं उनको कोट कर देते हैं ताकि और फर्दर रिएक्शन ना हो पाए। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर डी सिलेबस से हट चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। यू मस्ट हैव सीन टार्निश्ड कॉपर वेसल्स बीइंग क्लीन्ड विथ लेमन और टामारिन जूस। एक्सप्लेन व्हाई दिस सोर्स सब्सटेंसेस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वेसल्स। तो देखिए, गंदे कॉपर का वेसल को हम लोग नींबू से या फिर इमली के जूस से साफ़ करते हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए, ये खट्टे सब्सटेंस में क्या होता है, एसिड होता है, और कॉपर एक मेटल है, तो मेटल प्लस एसिड क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मतलब ये जो एसिड है उस मेटल में को डिज़ोल्व करके एक सॉल्ट बनाते हैं और वो सॉल्ट से जो टार्निश्ड जो लेयर है वो हट जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग एसिड का यूज़ करते हैं, मतलब सोर्स सब्सटेंस को यूज़ करते हैं इस मेटल को क्लीन करने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख के मेटल और नॉन मेटल में डिस्टिंग्विश करना है। तो देखिए, मेटल्स और नॉन मेटल्स में हम लोग ये डिफरेंस लिख सकते हैं। पहला पॉइंट कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ में आ गया ये। दूसरा, मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है। फिर मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, लेकिन नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है। फिर और क्या लिख सकते हैं, मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स, जबकि नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं।
तो ऐसे करके कुछ पॉइंट का आप डिफरेंस लिख सकते हैं इजीली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है। अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्ड स्मिथ। एक आदमी सोनार बन के दरवाजे दरवाजे पर जाता है, घर घर जाता है। ही प्रॉमिस टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑफ गोल्ड ओल्ड एंड डल गोल्ड ऑर्नामेंट्स। वो प्रॉमिस करता है कि मैं आपके सोने को चमका दूंगा। एन अनसस्पेक्टिंग लेडी गेव अ सेट ऑफ गोल्ड बैंगल्स टू हिम। तो एक लेडी उनको गोल्ड बैंगल्स देती है और बोलती है कि आप इनको साफ़ कर दो। तो वो इंसान क्या करता है, उस गोल्ड बैंगल्स को एक किसी सॉल्यूशन में डुबोता है और डुबोने के बाद दिखता है कि वो जो गोल्ड बैंगल्स है वो एकदम चमकने लग गए नए जैसे, लेकिन उनका जो वेट था ना वो काफ़ी कम हो गया बैंगल्स का। इतने पे वो लेडी काफ़ी निराश हो जाती है और उससे कुछ आर्गूमेंट भी करती कि ऐसा क्यों किया, लेकिन आदमी वो वहाँ से भाग जाता है जल्दी से। कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ही हैड यूज्ड। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो इंसान ने किस सॉल्यूशन का यूज़ किया होगा। आपने सही पकड़ा, उसने एक्वा रिजिया का यूज़ किया है, ठीक है। एक्वा रिजिया क्या है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HNO3 इन द रेशियो ऑफ 3:1, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 सिलेबस में नहीं है। इतना था ये चैप्टर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, लेकिन सोचे कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर एंड कर दे, इससे ईजी होगा, आपको अलग अलग पार्ट नहीं ढूंढना पड़ेगा। चलिए फिर, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, और वीडियो में अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो जरूर एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इतना ही, फिर एंड करते हैं वीडियो को। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।